समय की बात है। धनपुरा नाम के गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। रमेश का घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और बारिश में पूरा घर कीचड़ बन जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला और उसका 10 साल का बेटा चिंटू रहते थे। गांव में 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं। शाम के समय सरला घर के बाहर बैठी हुई थी, आंखें लाल, चेहरे पर चिंता की लकीरें। ओ जी, अब क्या होगा? घर में अनाज खत्म, खेत सूखे पड़े हैं। हम ऐसे कब तक जी पाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा सरला, लेकिन अब गांव में रहकर कुछ नहीं हो सकता। काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही चिंटू रोने लगता है। बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाना। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अरे मेरे शेर, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा। मैं तो इसीलिए बाहर जाऊंगा ताकि तुम लोग भूखे ना रहो। ठीक है जी, अगर बाहर काम मिलता है तो चले जाओ। यहाँ बैठकर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगली सुबह रमेश अपनी फटी झोली में थोड़ा सा सूखा चना, एक लोटा पानी और पुराने कपड़े रखता है। चलो मैं चलता हूं, तू लोग चिंता मत करना, मैं जल्द ही लौटूंगा काम ढूंढकर। बाबा, जल्दी आना। रमेश भारी कदमों से गांव छोड़ देता है। कई घंटे पैदल चलने के बाद रास्ते में पेड़ों की छाया में रुककर पानी पीते हुए रमेश सोचता है, हे ऊपर वाले, अब बस कोई काम दिला दो। मैं अपनी बीवी बच्चे को भूखा नहीं देख सकता। काफी लंबा सफर तय करके वो विजयगढ़ नाम के गांव में पहुंचता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था, ना रहने की जगह, न खाने को कुछ। थका हारा वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी सामने से एक अमीर किसान धनीराम सेठ आता है। उसकी बड़ी हवेली, बहुत सारी जमीनें और ढेर सारे जानवर थे। रमेश हिम्मत करके उसके पास जाता है। सेठ जी, मेरा नाम रमेश है। मैं धनपुरा गांव से आया हूं। वहां अकाल पड़ा है। अगर आपके पास कोई भी काम हो तो मुझे रख लीजिए। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। धनीराम रमेश को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसका टूटा फूटा कपड़ा देखकर उसे समझ आता है कि रमेश सच में परेशान है। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। काम तो है लेकिन आसान नहीं है। सेठ जी, आप चिंता मत करें, जो काम देंगे मैं करूंगा। धनीराम उसे अपने पशुओं के बाड़े की तरफ ले जाता है। वहां 10 गायें और 10 बैल थीं, कुल 20 जानवर। रमेश सुनो, तुम्हें रोज इन 20 जानवरों का गोबर निकालना होगा। सुबह शाम इन्हें चारा देना होगा, पानी पिलाना होगा। महीने के अंत में मैं तुम्हें 250 रुपये दूंगा और 2 वक्त का खाना भी दूंगा। बोलो, कर पाओगे? रमेश सोचता है, 20 जानवर, बहुत मेहनत का काम है, पर घर में खाने को भी तो नहीं है और सेठ खाना भी दे रहा है। फिर वह जोर से बोलता है, ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक विनती है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं गौशाला में ही सो सकता हूं? क्योंकि मैं इस गांव में नया हूं, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। धनीराम कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है रमेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से रमेश गौशाला में रहने लगा और रोज सुबह अंधेरा होते ही काम शुरू कर देता। गोबर उठाना, जानवरों को नहलाना, चारा डालना, पानी भरना, साफ सफाई करना। रोज 10 से 12 घंटे वह बिना रुके काम करता। वह ईमानदारी से काम करता था, कभी किसी बात की शिकायत नहीं करता था। कुछ ही दिनों में धनीराम सेठ को रमेश बहुत पसंद आने लगा। एक दिन सेठ खुद गौशाला आता है। रमेश, तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जानवर पहले से ज्यादा साफ सुथरे लगते हैं। दूध की मात्रा भी बढ़ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 500 रुपये कर रहा हूँ। रमेश की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। और ऐसे ही धीरे धीरे रमेश का जीवन आगे बढ़ने लगता है। एक रात रमेश गौशाला में सो रहा था कि अचानक दरवाजे से अजीब आवाज आई। छर्र छर्र। रमेश घबरा गया। कौन है वहाँ? एक काली परछाई भागती नजर आई। उसका दिल डर से भर गया। अगले दिन उसने सेठ को बताया, सेठ जी, रात को कोई गौशाला में घुसने आया था। डर है कहीं मेरे जमा पैसे चोरी न हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो।
लेकिन रमेश को शांति नहीं मिली और महीने बचत करके रमेश ने सोच लिया कि गौशाला में रहना ठीक नहीं, उसे एक छोटी सी कुटिया चाहिए। रमेश ने मजदूर बुलाए और कुछ ही दिनों में मिट्टी की दीवारें और छोटी बड़ी लकड़ियों से एक छोटा पर प्यारा घर तैयार हो गया। पहली रात रमेश अपनी कुटिया में सोया तो उसे लगा जैसे जिंदगी सही रास्ते पर आ रही है। अब बदबू में नहीं सोना पड़ेगा। एक दिन रमेश की पत्नी सरला और बेटा चिंटू उससे मिलने आए। कुटिया देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रमेश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये घर देखकर मन खुश हो गया। बाबा, हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा घर है ना? हाँ बेटा, ये हमारा घर है। अब हम सब साथ रहेंगे। लेकिन उसी समय सरला ने एक जरूरी बात कही। रमेश, तुम्हारे जमा पैसे कहाँ रखे हैं? आजकल चोरी बहुत हो रही है। रमेश का चेहरा गंभीर हो गया। यही चिंता मुझे भी परेशान कर रही है। अगले दिन धनीराम ने रमेश को बुलाया। रमेश, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? रमेश ने रात का किस्सा, चोरी का डर और पैसों की चिंता सारी बता दी। धनीराम ने सोचते हुए कहा, तुम अपने पैसे जमींदार भैरवनाथ के पास रख दो। गांव में सबसे सुरक्षित जगह वही है। रमेश चौंका। जमींदार? क्या वो भरोसेमंद है? हाँ, गांव के बहुत लोग अपने पैसे वहीं रखते हैं। उसके घर पर पहरेदार हैं, चोरी का कोई डर नहीं। अब रमेश को थोड़ा भरोसा हुआ। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही जमींदार से मिलूंगा। दोपहर में रमेश अपनी जमा पोटली लेकर जमींदार की हवेली गया, पर पहरेदार ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? जमींदार जी से मिलना है, कुछ पैसे सुरक्षित रखने आए हैं। पहरेदार ने तुरंत रमेश को जाने दिया। अंदर जमींदार चेयर के ऊपर बैठा था। नमस्ते जमींदार जी, मैं रमेश धनीराम सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मेरे पास 12,000 रुपए हैं। डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। अगर आप चाहें तो ये पैसे आपके पास सुरक्षित रख दूं। जमींदार मुस्कुराया और अपनी मूंछों को ताव देकर बोला, लाओ रमेश, तुम्हारा पैसा मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। रमेश ने पोटली उसे दे दी। निश्चिंत रहो, जब चाहो पैसे ले जाना। रमेश हाथ जोड़कर बोला बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। और वह खुशी खुशी घर लौट आया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यही उसका सबसे बड़ा धोखा बनने वाला है। कुछ महीने बीत चुके थे। रमेश अब पहले से ज्यादा सोचने लगा था। उसके मन में बार बार एक ही बात आती। शाम को रमेश अपनी कुटिया में बैठा था। सरला खाना परोस रही थी और चिंटू पास में खेल रहा था। सरला, मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया? अब दूसरों के यहाँ मजदूरी नहीं, अपने लिए जमीन खरीदूंगा, खुद खेती करूंगा। सच? तो फिर हमारी हालत बदल जाएगी। बाबा, मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा। जरूर बेटा। थोड़ी देर चुप रहकर रमेश बोला, कल जमींदार के पास जाऊंगा, अपने पैसे वापस ले आऊंगा। वो पैसे दे देगा ना? देना ही पड़ेगा, उसने खुद कहा था, जब चाहो ले जाना। अगले दिन रमेश जमींदार भैरवनाथ की हवेली पहुंचा। नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते, आप कौन हैं? मैं रमेश हूँ। पिछले साल मैंने आपके पास 12,000 रुपए रखे थे। कोई सबूत है? सबूत? आपने तो कहा था कागज की जरूरत नहीं। मेरे यहाँ बिना कागज के कोई लेन देन नहीं होता। जमींदार जी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। झूठ बोलना बंद करो, तुम जैसे लोग रोज आते हैं। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे पैसे वापस कर दीजिए। जमींदार का चेहरा कठोर हो गया। पहरेदार, इसे बाहर निकालो, मेरे घर में झूठे लोगों की जगह नहीं। पहरेदार रमेश को पकड़ते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पैसे। चल बाहर। वे उसे जबरदस्ती धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। दोबारा यहाँ मत आना। रमेश कुछ पल जमीन पर बैठा रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर शरीर पर कोई चोट नहीं। चोट सिर्फ उसके आत्मसम्मान पर लगी थी। शाम को रमेश चुपचाप घर पहुंचा। क्या हुआ? पैसे मिल गए? उसने पहचानने से ही इनकार कर दिया। क्या? धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कहाँ, कोई सबूत नहीं। बाबा, रमेश कुछ नहीं बोल पाता। अगले दिन रमेश काम पर नहीं गया। तीसरे दिन धनीराम सेठ खुद उसकी कुटिया पर आया। रमेश, तू 2 दिन से काम पर नहीं आया, क्या हुआ? सेठ जी,
जमींदार ने पैसे देने से मना कर दिया। धनीराम का चेहरा सख्त हो गया। भैरवनाथ ने ऐसा किया? हाँ सेठ जी, मेरी सारी जमा पूंजी। धनीराम गहरी सांस लेकर बोला, मुझे शक था, अब यकीन हो गया। अब कुछ नहीं बचा सेठ जी। रमेश, हिम्मत रखो, हर खेल का जवाब खेल से दिया जाता है। मेरे पास एक तरकीब है, अगर सही चली तो जमींदार खुद तुम्हारे पैसे लौटाएगा। सच? हाँ, अब असली खेल शुरू होगा। अगले दिन धनीराम सेठ एक बड़ा संदूक लेकर सीधे जमींदार भैरवनाथ की हवेली पहुंचा। अरे सेठ जी, आज कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार पर जाना है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, सोचा आपके पास रख दूं। जमींदार की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो सौभाग्य की बात है। आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। धनीराम ने संदूक खोलकर दिखाया। अंदर चांदी के सिक्के चमक रहे थे। करीब 50,000 रुपए हैं, लौट कर ले जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी बाहर से आवाज आई। नमस्ते जमींदार जी। जमींदार चौंक गया। अरे तुम? आपने कहा था जब चाहो पैसे ले जाना। अरे जमींदार जी, यही वो रमेश है जिसने आप पर भरोसा किया था। जमींदार घबरा गया। अरे वो, मुझे याद आ गया, तुम्हारे पैसे। वह अंदर गया और थोड़ी देर बाद रमेश की पोटली लेकर बाहर आया। ये लो रमेश, तुम्हारे पूरे पैसे। धन्यवाद। धनीराम मुस्कुराया। तो जमींदार जी, अब मेरे पैसे भी सुरक्षित है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। तभी धनीराम का नौकर दौड़ता हुआ आया। सेठ जी, खुशखबरी है, व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, तो फिर पैसे यहां रखने का क्या मतलब? धनीराम ने तुरंत संदूक बंद किया। जमींदार का चेहरा उतर गया। ये क्या हो गया? लालच में सब हाथ से निकल गया। सेठ जी, अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। रमेश, याद रखना, ईमानदारी देर से सही पर जीतती जरूर है। कुछ समय बाद रमेश ने अपनी जमीन खरीदी, खेती शुरू की, सरला और चिंटू के साथ सुखी जीवन बिताने लगा और जमींदार भैरवनाथ, गांव में उसकी इज्जत खत्म हो गई। अब कोई उसके पास पैसे रखने नहीं जाता था। लालच इंसान को अंधा कर देता है और ईमानदारी देर से सही लेकिन न्याय जरूर दिलाती है।